थैंक यू बुल्स। एक क्विक ओवरव्यू पर आ जाते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म करा पिछले एक हफ्ते में, और अब फर्दर क्या मूवमेंट्स आ सकते हैं आने वाले समय में, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ओवरऑल एक अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहे हैं प्रॉब्ली, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं और वो थक चुके हैं और अब लगता है कि नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए और उन स्टॉक्स को वापसी नीचे की तरफ आना चाहिए। बेसिकली इसको हम इंट्राडे की तरह नहीं रखेंगे, एक शॉर्ट टर्म व्यू निकालेंगे इसमें, और प्लस ये देखेंगे हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर कि कौन कौन से स्टॉक्स किस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी पे बेसिकली एक जोन के अंदर घूमने के बाद निफ्टी ने, ठीक है, पहले तो एक बड़ा मूव दिया जो हमने लास्ट एक वीडियो में भी शेयर करा था, जहां पर मैंने बताया था कि निफ्टी बेसिकली एक पर्टिकुलर जोन में बहुत टाइम से घूम रही थी। दिस वाज आई थिंक 15,500 से लेकर के ऊपर 15,970 का एक लेवल था जो कि बहुत दिनों से घूम रहा था, रादर काफी महीनों से घूम रहा था। जब वो ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने अपना एक अपसाइड एकदम सडनली ब्रेक किया, फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी थकावट हुई, एक 3-4 दिन एक रेंज के अंदर घूमा एंड सडनली एक बड़ी मूव मिल गई। अभी जो एक्चुअली हमारी क्लोजिंग हुई है वो 16,529 पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर मैं एक टाइम फ्रेम देखता हूं कि भाई निफ्टी एक्चुअली कैसे परफॉर्म कर सकती है, देखो अभी नया हाई चल रहा है। ठीक है, कहां पर एक बार अगर रीटेस्ट करे तो फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, या अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो तो कहां पर आपको अपने एक बेस को, जो आपने अपना एक स्टॉप लॉस बना रखा है, उसको किस तरीके से ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहना चाहिए, सो दैट आपका जो भी आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो वहां पर कहीं पर भी नुकसान ना हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो एक मेजर बेस बन रहा है, ठीक है, जहां पर आए तो मुझे लगता है कि एक बारी रीटेस्टिंग वाले चांसेस होते हैं। मैक्सिमम केसेस में जहां से भी ब्रेकआउट मिलता है वहां पे रीटेस्टिंग के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, सो इस वाले केस में अगर मैं नोटिस करता हूं तो हमारे पास 16,050 से लेकर के 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो गया। वहां पर मुझे लगता है कि एक बेस बन गया है। अगर किसी वजह से वापसी नीचे की तरफ आती है तो 16,050 से लेकर के 16,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल, या कह सकते हैं कि एक फ्रेश एंट्री लेवल, जहां पर कि अच्छे बेस बनने के बाद एक वापसी, कह सकते हैं कि एक अपसाइड मूव वापसी ऊपर की तरफ मिल सकती है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए बेस रहेगा, बट यस, अगर किसी ने ऑलरेडी वो एंट्री है, उसकी पोजीशन चल रही है, उसको लगता है कि मेरे को एक स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करना चाहिए, तो व्हाट आई फील इज कि 16,280 16,300 इज अ वेरी गुड लेवल जहां पर कि एक बेस बन रहा है, और मुझे लगता है वो बेस इतनी जल्दी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, फिलहाल ये एक ओवरव्यू है निफ्टी का। निफ्टी का अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, अगर आप रेगुलर वीडियोस भी देख रहे हो, और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आपने मेरा नोटिस करा होगा, तो वहां पर मैंने शो करा था कि निफ्टी जो है एक वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ बहुत ही लंबा एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और वो फ्लैग ऊपर की तरफ वहां से मूव देने के बाद सेम चीज फिर हुई कि वीकली एक जोन के अंदर मूव करने के बाद दोबारा एक अच्छी अपसाइड मिल रही है। सो आई फील अभी तक ओवरऑल लॉन्ग व्यू है, कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतने ऊपर जाने पे कहीं पर भी कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। यस, हो सकता है 50, 100, 200 पॉइंट का एक शॉर्टिंग आपको शायद मिल भी जाए, बट उड़ता हुआ तीर और उड़ता हुआ स्टॉक, मुझे नहीं लगता कि उसको शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट व्यू इज बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी एक छोटे टाइम फ्रेम पे, एक बड़े टाइम फ्रेम पे, दोनों पे चीज देखते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो इट इज बेसिकली यहाँ पर आने के बाद एक काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल बना रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है, निफ्टी अपने नए हाई पर आ चुकी है, बट प्रैक्टिकली बैंक निफ्टी ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं करा। ठीक है, तो अगर हम एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं तो बैंक निफ्टी पुराने टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है कि अगर निफ्टी अगर 1% चलती है तो देर आर चांसेस कि बैंक निफ्टी 1.5-2% चल रही होती है, बट वो ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। यानी बैंकिंग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक अच्छी रैली हमें मिल सकती हो, वही बैंकिंग को और निफ्टी को दोबारा ऊपर की तरफ पुश कर सके। ठीक है, सो दिस इज जस्ट ए व्यू, जरूरी नहीं है कि ऐसी चीजें होती ही होती हैं। ठीक है, निफ्टी में बेसिकली, सॉरी, बैंक निफ्टी में बेसिकली अगर आप थोड़े से डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आ जाते हैं तो ये एक जोन बन रहा है। देखो,
ठीक है। तो बड़े टाइम से बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में आने के बाद एक बार रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करने के बाद वो वहां से अपसाइड ऊपर की तरफ नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है। अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, लेट से अगर हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, सो वही सेम सिनेरियो हो रहा है कि बार बार एक रेजिस्टेंस जोन के पास आता है, वहां पे रेजिस्ट करता है और ऊपर की तरफ अपसाइड नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि अगर ये एक जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो 36,300 350 ऑन द कंजर्वेटिव साइड, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक अच्छे मूव अगेन ऊपर की तरफ इसमें मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको नोट करता हूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी अपना ब्रेकआउट दिया। ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद वो दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आया। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, हम 30 मिनट्स पर आ गए हैं, तो रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा ऊपर जा रहा है। ठीक है। ये एक बड़ी कैंडल थी जहां पर की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं तो यहाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि पुराने हिस्टोरिकल टाइम पर एक सेलिंग आई थी यहाँ पर, और दोबारा वापसी आने के बाद इसी लेवल पर सेलिंग आई। ठीक है। तो अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली क्या है, 36,250 कंजर्वेटिव साइड पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वैसे तो ये 230 है, बट येस उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एटलीस्ट उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिलहाल के लिए सपोर्ट कहां पर बन चुका है, सपोर्ट लेवल अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहां पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है। दिस इज अराउंड 35,990। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, 35,950। क्यों? देखो उसके पीछे रीजन भी है, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा सो दैट आपको पता हो कि मैं किसी भी चीज में मैं एंट्री ले रहा हूँ, एग्जिट ले रहा हूँ, तो मेरे को एक आइडिया ओवरव्यू होना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर ये चीजें। फिलहाल मैं ये सब ड्राइंग हटाता हूँ सो दैट आपको क्लियर सिग्नल मिल जाए कि एग्जैक्टली इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर एक जोन बनाता हूँ, ठीक है, सो पुराना एक रेजिस्टेंस लेवल था, वही रेजिस्ट कर रहा था, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, वापसी आया, वहां पे सपोर्ट लेने लगा। ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर जगह पर जब स्टॉक आया, दिस वाज अराउंड 35,920, इस स्टॉक इस पर्टिकुलर जगह पर आया तो वहां पर किसी ने माल उठाया और स्टॉक को दोबारा ऊपर की तरफ खींच करके लेके गया। देयर आर चांसेस कि जब वो वापसी यहां पर आए तो देयर आर चांसेस कि यहां पर दोबारा एक सपोर्ट मिल सकता है। तो आपको एक जोन मिल गया ऊपर की तरफ, 36,250 230 250, और नीचे की तरफ जो आपको एक जोन मिल गया 35,950 920। ठीक है। तो इस जोन को बिल्कुल क्लोजली ट्रैक करना, जब भी ये ऊपर नीचे कहीं पर भी ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूव देगा। ठीक है। दूसरी सिनेरियो पे अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी एक बहुत क्लियर व्यू मिल जाएगा कि ये नीचे आने के बाद देर आर चांसेस कि यहीं पर ही सपोर्ट ले और दोबारा वापसी ऊपर की तरफ घूम जाए। बट लेट्स सी किस तरीके से रखता है। कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब वो 36,230 250 और लेवल्स ब्रेक कर देगा, या फिर नीचे की तरफ 35,920 950 और लेवल्स ये ब्रेक कर देगा। तो ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टॉक्स के ऊपर। लास्ट वीक में जो पिछला एक हफ्ता गया इसके अंदर फार्मा बहुत ज्यादा गिर गए। ठीक है। तो फार्मा इतने ओवरसोल्ड हो गए हैं कि शायद हमें फार्मा के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। हो सकता है कि एक छोटा बाउंस हमें दोबारा फार्मा के अंदर मिल सके। ठीक है। फार्मा में कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, जो पहले हम निफ्टी फार्मा के ऊपर आ जाता हूँ, वहां से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर हम फार्मा के स्टॉक्स पर आते हैं, वहां से हमें देखते हैं कि फार्मा के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मूव अच्छी दे सकते हैं। ठीक है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आऊंगा, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं सो दैट पहले बड़े पर जाएंगे फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। ठीक है। इसमें बेसिकली अगर एक फार्मा में पुराना एक हाई बना था, राइट, हिस्टोरिकली फार्मा में एक हाई बना था अराउंड 2015 में, वहां से फार्मा नीचे नीचे आ रहा था और 2015 अगस्त के आसपास भी वहां पर उसी पर्टिकुलर लेवल पे फार्मा में एक रेजिस्टेंस मिल रहा था। फार्मा वहां से फिर नीचे 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 अपना आता रहा, फिर उसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद वापसी उसने उसी पर्टिकुलर लेवल पर एक रेजिस्ट करा। नीचे घूमने के बाद जब वो ऊपर की तरफ गया तो वापसी वहां पर ही रीटेस्ट करने के लिए आया। ये जो एक्चुअली रीटेस्टिंग लेवल्स हैं, दीज आर अराउंड 13,800 13,750, ये एक रीटेस्टिंग लेवल्स हैं फार्मा के लिए। ठीक है। अभी अगर आप ये एक व्यू देख लोगे, सेम तरीके का चार्ट अगर मैं एक दूसरा स्टॉक खोलता हूं तो वहां से मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगी। सो द स्टॉक नेम इज कडिला। ठीक है। कडिला में बेसिकली क्या हुआ, देखो कडिला सेम हद तक कुछ ही हद तक वैसा ही चार्ट बना रहा है। ठीक है। ऑफ कोर्स 15 में ऐसा नहीं हुआ, बट ये 17 में ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस मिला, ऊपर गया, एक पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया,
वापसी ऊपर गया, वहां पे रेस्ट मिलने के बाद ऊपर खुला, और वापसी उसी लेवल पर आने के बाद इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए 540 535 इज अ वेरी गुड बेस जो मुझे लगता है कि कडिला ने बना लिया है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ जो लेवल ओपन हो रहे हैं, दिस फॉर बिफोर 495 480 ऑड लेवल्स, मैं नीचे के लेवल्स भी बता रहा हूँ, बिकॉज अगर ब्रेक कर जाता है तो ये वहां से फॉल कर सकता है। ठीक है, सो 495 480 इज अ वेरी गुड लेवल, जहां पर वो ब्रेक करता है तो फिर नीचे आ जाएगा। बट अगर ये लेवल अगर सस्टेन कर जाता है 540 535 का, तो यहाँ पे बाउंस होने के चांसेस हैं। सो प्रैक्टिकली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ज्यादा फेवरेबल है, बिकॉज अभी जो एक्चुअली स्टॉक चल रहा है वो 558 पे चल रहा है, और यहाँ से अगर वो बाउंस करता है और नीचे की तरफ अगर वो एसएल भी इन केस अगर खा जाता है, तो आपके एसएल कम जाएगा, बाउंस करने के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। तो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। पहला स्टॉक कडिला जो मेरे रडार पे रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है मेरे रडार पे? एक ऐसा स्टॉक जो मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ठीक है, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आप ऑलरेडी देख चुके हो कि कैसा परफॉर्म करा। मैंने किस लेवल पर शेयर करा था भारती एयरटेल को, और वो फिर अभी एक्चुअली क्या भारती एयरटेल के क्या सिचुएशन है। ठीक है, सो भारती एयरटेल वाज एक्चुअली शेयर्ड अराउंड दीज लेवल्स, 542 545 ऑड लेवल्स के आसपास मैंने शेयर करा था। बिल्कुल क्लियरली बताया था कि ये कहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ पे रेजिस्ट करेगा, 571 573 पे रेजिस्ट करेगा। उसके बाद ये मैंने ये भी कहा था कि अपना ये पुराना हाई भी लेकर के आ सकता है। ये अपना पुराना हाई लेकर आया, रैदर इसने अपना पुराना हाई ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। वापसी इसके वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो अभी हमें पता चलेगा कि ये पुराना हाई ब्रेक कर चुका है। एक्चुअली भारतीय एयरटेल जो चल रहा है 637 पे चल रहा है। आने वाले मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो अब भारतीय एयरटेल ने जो अपना बेस बना लिया, ये 610 से लेकर के 615 के बीच में बेस बना लिया है। ठीक है, दोबारा अगर लेट से किसी वजह से पैनिक मिलता है या नीचे की तरफ आता है, तो 610 615 वुड बी अ वेरी गुड लेवल। बहुत ही अच्छा एक बेस बन चुका है इसमें, वो ब्रेक करेगा तो चांसेस हैं। बट मुझे लगता नहीं कि इतने महीनों से एक लेवल को ना ब्रेक करने के बाद और सडनली एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेक करा है, दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि ऊपर की तरफ अभी अच्छी एक अपसाइड ओपन कर रहा है। फिलहाल बेस लेवल आपको समझ आ गया। ठीक है, रीटेस्ट अगर करता है तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड और ज्यादा एक्सट्रीम फेवरेबल हो जाएगा। एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। यस, रडार पे रहेगा, बट यस दूसरे सेंस में देखते हैं तो हमें राइट अपॉर्चुनिटी का एक्चुअली वेट करना चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा ट्रेड करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक थोड़ा सा भारती के जैसा ही स्टॉक है, चलता कम है और ओवरऑल एक रेंज के अंदर घूम रहा है। सो दिस इज रिलायंस। ठीक है, रिलायंस का मैं छोटे टाइम फ्रेम का व्यू दूंगा, बिकॉज ये बहुत कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत टाइम से ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मूव कर रहा है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आएंगे इसमें। इसमें बेसिकली अगर आप नोट करोगे, ये एक पर्टिकुलर जोन है रिलायंस का, दिस इज 2140 से लेके 2150, जहां पर रिलायंस आने के बाद बार बार क्या करता है, बार बार रेजिस्ट कर जाता है। ठीक है, एक बार दो बार नीचे घूम करके आया, दोबारा फिर थर्ड टाइम, देन अगेन अभी रिसेंटली जो हमारा लास्ट क्लोजिंग हो उसके पास भी जाकर के इसने रेजिस्ट करा। ऐसे में रिलायंस को ना 2160 इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर सस्टेन करे। एक्चुअली लेवल यहाँ पर मुझे लगता है कि यहीं इसके ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी खुलनी चाहिए। अगर वो लेवल ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर ये 2230 रुपए के लिए ओपन हो रहा है। लेट सी, बट हमें एक्चुअली नंबर्स का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2160 के ऊपर जाकर के सस्टेन हो, एटलीस्ट 15-20 मिनट सस्टेन होगा तो ही इसके अंदर एक एंट्री लेवल रखेंगे। बट यस, इसको रडार पे रखेंगे। मैं जब भी ये ऐसा कुछ आएगा, आई पुट एन अलर्ट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, सो दैट आप भी इसको क्लोजली ट्रैक कर पाओगे और मैं भी इसको क्लोजली एक्चुअली ट्रैक कर पाऊंगा। ठीक है, फिर ओवरऑल ये 3 स्टॉक्स और इंडेक्स मेरे रडार पर है, देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। और थोड़ा सा लेवल्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज भाव आएगा तो ही उसके अंदर ट्रेड लेने का फायदा है। अदरवाइज शांति से बैठो, वॉच करो, जब राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही उसमें एंट्री लेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो ओवरऑल नॉलेजेबल लगी होगी, काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड इन केस यू हैव क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सो दैट रीच बढ़ती रहे और वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।